अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। इस ब्लॉग से पहले हमने बात की थी चार दरवेश और एक कछुआ, और उसमें कुछ मुगालते ऐसे पैदा हो गए थे जो मेरी गुफ्तगू ही से पैदा हुए थे। तो मैंने चाहा कि एक मुख्तसर सा नया ब्लॉग बनाया जाए ताकि उसकी तलाफ़ी हो सके और मैं कुछ वजाहतें आपके सामने पेश कर सकूं। इसके अलावा सैयद काशिफ रज़ा के एक बहुत ज़बरदस्त नावल के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी बयान कर सकूं जो पहले ब्लॉग में बयान करने से रह गई थी। जी हाँ, तो इकबाल मोहम्मद ख़ान जो नायब तहसीलदार होते हुए फिर तहसीलदार हुए और पंजाब में उनकी पोस्टिंग रही, मुरादाबाद से उनका ताल्लुक़ था। ये मरकज़ी किरदार हैं हमारे इस नावल के। और उनकी पहली शादी एक अहमदी ख़ातून से हुई जो ख़ासी मजहबी ख़यालात रखती हैं, और उनका नाम अमतुल करीम है। अमतुल वो पुकारते थे उन्हें। तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो आफताब इकबाल है, जो ज़ाहिर है कि अहमदी है। और इकबाल मोहम्मद ख़ान का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो शिकारी हैं, जी हाँ, और हर दो तरह से शिकारी हैं, इसलिए कि वो परिंदों के शिकार के अलावा औरतों के शिकार के भी बहुत ज़्यादा शाइक हैं, दिलचस्पी रखते हैं। और ये जो चीज़ है इसने उनकी पहली शादी को बर्बाद कर दिया और मामला तलाक़ तक पहुंचा। और उसके बाद उन्होंने एक और शादी की अपनी उम्र से ख़ासी कम उम्र वाली लड़की से, जिसका नाम सुल्ताना, बड़ी मॉडर्न है और साड़ी बांधती है, पहनती नहीं है, साड़ी बांधती है। और थोड़ी सी उसकी जिसामत जो है ज़रा सा ज़्यादा है, बल्कि जिसे कह लें थोड़ा सा, लेकिन वो एक इकबाल मोहम्मद ख़ान के लिए वो बहुत एक पुरकशिश लड़की है। और न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि उसके ख़यालात भी बहुत मॉडर्न हैं। और एक जो कंपेनियनशिप होती है इकबाल मोहम्मद ख़ान को, वो इसमें मिली सुल्ताना में, और बहुत ज़्यादा एक पुरलुत्फ़ ज़िंदगी उनकी 7 बरस तक रही। उनका एक बेटा पैदा हुआ और वो है जावेद इकबाल, जो कराची में रहता है, एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता है, रिपोर्टर है। और जावेद इकबाल की एक लवर है उसी चैनल में, मिशाल। और मिशाल के साथ वो इब्तदाई रवाबित उसके आगे बढ़ रहे हैं, दोस्ती मुस्तहकम हो रही है, लव अटैचमेंट भी चल रहा है। लेकिन मिशाल को अचानक जो है वो एक न्यूज़ एंकर वाली जॉब मिल जाती है एक और चैनल में, और उसके बाद वो मज़ीद तरक्की करती है। और मेरा ख़्याल है कि यहाँ जावेद इकबाल का तजिया बिल्कुल ठीक है कि मोहब्बत में ताकत का तवाज़ुन अगर बिगड़ जाए तो मामलात कुछ से कुछ हो जाते हैं। और यही जावेद इकबाल जो हैं वो अपने फ्लैट के सामने एक रहने वाली खातून जो शादीशुदा हैं लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है, और उनका नाम ज़रीना है। और वो ज़रीना और करीना, करीना और ज़रीना की गर्दान करते रहते हैं, चूँकि उन्हें जावेद इकबाल को ज़रीना में करीना की शबाहत महसूस होती है बहुत ज़्यादा। और वो करीना के बहुत बड़े आशिक़ हैं और उन्होंने अपने फ्लैट में बहुत सारी तस्वीरें करीना की लगा रखी हैं। बल्कि इस किताब का जो टाइटल है उसमें भी करीना की शबाहत, खातून की तस्वीर है, करीना की शबाहत मौजूद है, साथ एक कछुआ भी है। तो और ये काशिफ रज़ा हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत पढ़े लिखे, नफीस शख्सियत के मालिक, और फ़िक्शन के बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं। और पहले ही नावल ने बहुत धूम मचाई उनकी, उससे पहले बहुत सारी किताबें आ चुकी। तफसीली तारुफ मैं पिछले ब्लॉग में सैयद काशिफ रज़ा का करा चुका। तो ये जो ज़रीना करीना है, जिसकी शबाहत करीना से बहुत मिलती है, उससे भी एक लव अटैचमेंट बिल्कुल एक ही वक्त में जावेद इकबाल ने कायम कर लिया है। और जो उनके शौहर हैं, उनके शौहर का नाम है सादिक। ज़रीना के शौहर का नाम है सादिक।
कुक्कू भाई उन्हें कहा जाता है। और मरासिम बढ़ा लिए जावेद इकबाल ने, और वो अपने वालिद की जो एक हुस्न परस्ती की जो एक तबीयत है, और औरतों के साथ कुर्बत वाली जो एक उनकी जीन में मौजूद है, वो अब जावेद इकबाल में भी मौजूद है। और ये जो सादिक हैं, ज़रीना समझती है कि उसका शौहर जो सादिक है वो एक जिन है, बहुत ज़्यादा मज़ारात में आता जाता है और एक मस्त मलंग आदमी है, मजजूब आदमी है। तो वो एक दफ़ा ख्वाब बहुत देखता है, और वो अक्सर ख्वाब उसके सच्चे भी होते हैं। वो एक बार जब इस्लामाबाद में होता है और इधर जावेद इकबाल ज़रीना को के साथ आहिस्ता आहिस्ता करीब होते होते एक विसालिया कैफियत भी पैदा कर लेता है, तो वो इस्लामाबाद से फ़ोन पे बताता है कि मैंने ख्वाब देखा है कि तुमने जावेद के साथ मुबाशरत की है। जी हाँ। ज़रीना खैर दूर हो जाती है जावेद से। वो जावेद बहुत ज़्यादा नौजवान है, शादीशुदा नहीं है, तो उसकी जो जज्बाती कैफियत हैं, मामलात हैं, उससे वो शायद घबरा जाती है। सुल्ताना अब अलग रहती हैं। उनका उनका जो बेटा है वो जावेद इकबाल कराची में रहता है, रवाबित रहते हैं। और जो आ, आ, और जो उमतुल है, उमतुल का बेटा जो है आफ्ताब, आफ्ताब इकबाल जो है वो मसाइल का शिकार होता है। हमारे मुल्क में अहमदी होना एक बहुत बड़ी आजमाइश है, और कई तरह के प्रेशर्स जो हैं वो इस कम्युनिटी पर पड़ते हैं, लागू हो जाते हैं। और आफ्ताब इकबाल को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट भी अपनी एक तालिबा के साथ, सलमा के साथ कायम हो चुका है। सलमा शुरू में मुतनफ़िर होती है, लेकिन बाद में वो शादी कर लेती है, और दोनों पर कातलाना हमला भी एक तरह से होता है, और उसके बाद वो सिंध के एक शहर में आ जाते हैं। अगर बात की जाए इस नावल में, जो बात मैं नहीं कर सका था वो उसकी ज़ुबान है। ज़ुबान एक तो ये है कि उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और पंजाबी ज़ुबान का अच्छा खासा इस्तेमाल है, और उसमें बड़ी महारत के साथ सैयद काशिफ रज़ा ने इन तीन ज़ुबानों को मिलाया है। कैरेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सिचुएशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। और पहले हम इसकी ज़ुबान, जो स्लैंग ज़ुबान है, जिसमें चे और गाफ और इस तरह के अल्फाज जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और बहुत से लोग इसके से नाला भी हैं कि ये क्या हुआ कि अब नावलों की सतह, फ़िक्शन की सतह ये हो जाएगी। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ जहाँ सैयद काशिफ रज़ा ने इस तरह की बातें की हैं, वो मौका और महल के लिहाज से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ हैं, और ऐसा होना चाहिए था। इसके अलावा इसमें सेक्स बहुत है, बिल्कुल, और बहुत से लोग ये कहते हैं नावल जो है वो बहुत अपनी हद से आगे निकला हुआ है, और बहुत से लोग इस पर उरियानियत के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। जी हाँ, वो सैयद काशिफ रज़ा जो है निडर आदमी हैं, वेस्ट का फिक्शन पढ़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि वेस्ट में जो है वो क्या हदूद होती हैं। और उरियानियत जो है वो भी एक ऐसा मसला है जो मेरी नज़र में कुछ हो सकता है, आपकी नज़र में कुछ हो सकता है, लेकिन आर्ट में जो है, चाहे पेंटिंग्स हों और न्यूड पेंटिंग्स भी हों, और फिक्शन में इसकी कोई हदबंदी नहीं हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सेक्स के मामलात बयान होते हुए कि लज्जतकारी का बहुत ज़्यादा अमल दखल अगर होने लगे, और ये महसूस होने लगे कि राइटर जो है वो ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है सेक्स सीन से, और करवा भी रहा है कारी को, वो नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी है, हम नेटफ्लिक्स के दौर में हैं, वहाँ तो हर चीज़ हो रही है। वैसे भी इंटरनेट ज़माने से हमारे साथ है, तो सब कुछ मौजूद है। लेकिन आर्ट में अगर आर्टिस्टिक अंदाज में कुछ भी बयान हो रहा है, और जहाँ तक बयान हो रहा है, अगर वो आर्ट के ज़ुमरे में आता है, आर्ट के दायरे में आता है, तो मेरा ख़्याल है कि उसकी आज़ादी होना चाहिए। तो चाहे स्लैंग ज़ुबान हो, चाहे उसमें नावल के जो किरदार हैं, क्योंकि इकबाल मोहम्मद ख़ान जो एक शिकारी आदमी हैं, ख़वातीन से उनके ताल्लुक़ात हैं, और एक बेटा भी नाजायज़ पैदा होता है। वो होता है एक ऐसी खातून से जिन्हें वो खेतों में रफ़े हाजत करते हुए देख लेते हैं, और वो शिकार के लिए आए हुए होते हैं या आराम के लिए, लेकिन फिर वो उसके मालूमात करते हैं उसके शौहर को अपने
अपने बंगले पर बुला लेते हैं, वो कांस्टेबल होता है, पुलिस कांस्टेबल, और फिर वहाँ वो उस जो देहाती औरत होती है जो बहुत सेहतमंद होती है, खूबसूरत होती है, उसके साथ भी अपने जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और एक गोली देते हैं हर ताल्लुक़ के बाद, फरागत के बाद, और आलमगीर को उस गोली से एक वहशत होने लगती है। फिर वो गोलियां नहीं खाती, कुछ गोलियां तो खाती है, और फिर वहाँ हमें ठहर जाता है, बच्चा होता है बाला, उसका भी एक ज़बरदस्त किरदार है, और वो आखिर में ब्लास्ट कर देता है अपने आप को एक दहशत गर्दाना कार्रवाई में, जहादियों के हाथ लग चुका होता है। तो ये जो प्लॉट सैयद काशिफ रज़ा ने का प्लॉट है, ज़बरदस्त है, उसमें किरदार ज़बरदस्त हैं, सिचुएशन ज़बरदस्त हैं, शहरी ज़िंदगी, देही ज़िंदगी, सब कुछ बहुत आला है। और रावी का किरदार पर हम आखिर में और बात कर लें। रावी के किरदार इसमें जो हैं बार बार आते हैं। कछुआ भी एक किरदार है जो अपना बयान देता है, और बहुत जहानत के साथ सैयद काशिफ रज़ा ने रावी के जो किरदार हैं जो अपना बयान देते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में आके, और बहुत तवील बयान आते हैं। एक जगह तो रावी ये भी कह देता है कि भाई अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इससे सारे बयानिए को छोड़ भी सकते हैं मेरे, क्योंकि इससे कहानी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसके अलावा सैयद काशिफ रज़ा ने किरदारों के हवाले से और चीज़ों के हवाले से वो चीज़ें जो वो किरदारों के ज़रिए बयान नहीं कर सके, वो रावी के ज़रिए बयान करवाई हैं। उसके अलावा बाज़ नज़ाकतें भी उन्होंने रावी के ज़रिए खोली हैं, और ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा है। बहुत से लोगों को एतराज़ भी है कि यार इतने रावी आ गए और कहानी में एक तसलसल जो है बार बार टूट जाता है, और बहुत तवील बयान रावी के हो जाते हैं, और फिर कशवी के बहुत तवील बयान। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़िक्शन जो है लिखना भी एक बहुत एक तपस्या है, एक ज़ब्त का काम है, और फ़िक्शन पढ़ना भी एक तपस्या है, बहुत ज़ब्त का काम है। तो अगर आप फ़िक्शन पढ़ने के शौकीन हैं, चाहे वो वेस्ट का फ़िक्शन हो, चाहे वो ईस्ट का फ़िक्शन हो, अच्छा फ़िक्शन अगर होगा तो उसमें फ़लसफ़ा भी होगा, उसमें नफ्सियात भी होगी, उसमें हमअसर ज़िंदगी भी होगी, उसमें सियासी ज़िंदगी और सियासी उतार चढ़ाव भी आएंगे, और जो किरदारों की डेवलपमेंट है, और सेक्स भी आएगा, क्योंकि ज़िंदगी के साथ वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक जमाल भी आएगा, मोहब्बतें भी आएंगी, बेवफाइयाँ भी आएंगी, और एक किरदारों की उठान भी होगी, किरदारों का ज़वाल भी आएगा। तो ये सब कुछ आज के जदीद नावल में मौजूद होना चाहिए, जो हमारे सैयद काशिफ रज़ा ने बहुत ही महारत के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी चीज़ों को बयान किया है। जहाँ जहाँ उन पर एतराज़ात हुए हैं और हो रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ सेहतमंदाना एक अमल है, लेकिन हर एतराज़ की कोई सेहतमंदाना वजह और जवाब होना चाहिए। और मेरी दुआएं हैं सैयद काशिफ रज़ा के साथ। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मज़ीद जो फ़िक्शन लिखेंगे, या शायरी भी उनकी बहुत ज़बरदस्त है, तो जो भी कुछ वो काम करेंगे वो अपने हम असरों से बहुत ज़्यादा निकलता हुआ करेंगे, और जो इम्कानात वो पैदा करेंगे, चाहे फ़िक्शन में हो, शायरी में हो, उसको के बाद आने वाले जो हमारे लोग हैं वो अगर तवज्जो से देखेंगे बहुत कुछ सीख सकेंगे। बस खालिद, मैं उनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान।